तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैप ऑफ अफ्रीका। तो आपके सामने ये अफ्रीकन मैप है। अफ्रीका जो है, इसकी अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो ईस्टर्न साइड पे इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन है, फिर इंडियन ओशन के अंदर ये मेडागास्कर का आइलैंड है, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। और नॉर्थ पे अगर आप देखें तो नॉर्थ पे मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी ये इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट सी है कि इस सी की ईस्टर्न साइड पे अगर आप देखें तो एशिया है, इसकी नॉर्दर्न साइड पे देखें तो यूरोप है, और इसकी अगर आप सदर्न साइड पे देखें तो अफ्रीका है। यहाँ पे रेड सी है, ये इसकी ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान की साइड बनती है। सो वी कैन से कि we can say that Red Sea is located in the northeast of the Africa। और ये रेड सी क्या कर रहा है, ये रेड सी सेपरेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है एशिया को अफ्रीका से। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला फिर दोनों को मिला देता है, लेकिन फिर सिनाई पेनिनसुला के साथ यहाँ पर एक नहर बनाई गई है, दैट इज सुइज कैनाल। सुइज कैनाल, फिर यहाँ रेड सी से आप सुइज कैनाल के जरिए मेडिटेरियन सी में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर बाबुल मंदीब स्ट्रेट है। स्ट्रेट आपको पता है एक वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर है, इस जगह पर बाबुल मंदीब स्ट्रेट, जो कि इधर गल्फ ऑफ अदन को मिलाती है रेड सी के साथ। और फिर अफ्रीका की वेस्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सारा अटलांटिक ओशन है। और फिर साउथ में जो है इससे आगे यहाँ पे सी है, दोनों सी मिल रहे हैं, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन। और फिर आगे अगर आप जाएंगे तो आगे चल के अंटार्कटिका आ जाएगा। तो ये है अफ्रीका की लोकेशन। जैसा जैसा कि आपने देखा कि एशिया कोलोनाइज हुआ था, तो सेम उसी तरह से अफ्रीका। काइंडली अपने माइक ऑफ कर लिया करें, मैंने अभी म्यूट किया है। तो मैंने क्वेश्चन करना था। बच्चों, जब आप ज्वाइन करें तो अपने माइक ऑफ कर लिया करें। अच्छा, तो अफ्रीका जो है बच्चों, ये भी कॉलोनाइज हुआ था। अफ्रीका में अगर आप देखें तो ज्यादातर जो दो कंट्री जिन्होंने अफ्रीका पे कब्जा किया था वो फ्रांस और ब्रिटेन है। तो अफ्रीका का जो नॉर्थ है ये मोस्टली फ्रांस के कंट्रोल में था, नॉर्थ एंड वेस्ट। जबकि इसका साउथ और ईस्ट जो है ये ज्यादातर ब्रिटेन के कंट्रोल में था, और कुछ इलाके जो हैं वो बेल्जियम, जर्मनी एंड इटली के पास भी थे, एंड इवन पुर्तगीज। लेकिन दो इलाके इसके ऐसे थे जो कॉलोनाइज नहीं हुए। एक है यहाँ ईस्ट साइड पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है फ्री, दैट इज इथोपिया। और अगर आप इधर वेस्ट साइड पे देखें तो ये छोटा सा जो है ये है लाइबेरिया। तो बेसिकली जो इथोपिया है इसको 1896 में इंडिपेंडेंट मान लिया गया था, क्योंकि यहाँ के जो ट्राइब्स है उन्होंने रेजिस्ट किया था बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन के खिलाफ। ये ज्योग्राफिकल मैप है अफ्रीका का। यहाँ बिल्कुल नॉर्थ में आप देखें तो एटलस माउंटेन्स है, एटलस माउंटेन्स। और उससे आगे जो है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी। और ये जो इधर है अटलांटिक सी, इन दोनों, सॉरी अटलांटिक ओशन, इन दोनों को कनेक्ट करती है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो आपको अफ्रीका से यूरोप में एंटर होने के लिए एटलस माउंटेन्स को क्रॉस करना होता है।
फिर इन माउंटेन्स के नीचे अगर आप देखें तो ये है सहारा डेजर्ट, द लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और ईस्टर्न साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिवर नाइल है। नाइल जो है ये शुरू यहाँ से हो रहा है, शुरू यहाँ से हो रहा है और फिर ये इधर जाके मेडिटेरियन सी में जाके गिरता है। तो हमारे रिवर जो होते हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं, तो हमें भी लगता है कि शायद ये मेडिटेरियन सी से शुरू हो रहा है, लेकिन ये शुरू जो है वो यहाँ लेक विक्टोरिया से होता है और ख़त्म जो है वो ऊपर जाके मेडिटेरियन सी में होता है। तो रिवर नाइल जो है ये लेंथ के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। इसको द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कहते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो दो और डेजर्ट्स हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है कालाहारी डेजर्ट और यहाँ पे है नैमीब डेजर्ट। और ये देखें यहाँ पे है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है ये सोर्स है रिवर नाइल का, रिवर नाइल यहाँ से शुरू होता है। और लेक विक्टोरिया जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये था बच्चों इसका ज्योग्राफिकल मैप। ये इसके रीजन्स हैं। हमें इसके रीजन्स को ऐसा नहीं पढ़ना क्योंकि इसकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं है और इसके रीजन्स की हमारे एग्जाम्स के हवाले से कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, तो हम इसलिए इसके रीजन्स को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन्स आपको जस्ट इसलिए हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपको कंट्रीज को समझना हो कि कौन सा कंट्री जो है वो किस रीजन में लोकेटेड है। तो लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज के हवाले से क्योंकि हमें ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, तो इसलिए हम इसके रीजन्स को डिटेल्स में डिस्कस नहीं करते। एशिया को डिस्कस करना होता है एंड यूरोप को डिस्कस करना होता है, तो इनके रीजन्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अफ्रीका के नहीं है। अफ्रीका बच्चों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया, एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों लिहाज से। और जो दूसरे नंबर पे है वो अफ्रीका। लेक विक्टोरिया है। हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको दोबारा से। ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है लेक विक्टोरिया। तो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अफ्रीका के अंदर जो रॉक्स पाई जाती हैं वो मोस्टली डार्क कलर की हैं। मतलब जो जमीन का कलर है वो हमारी निस्बत इस लैंड की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा डार्क है। और इसमें जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं ये 54 है। एशिया में एक बहुत बड़ा आपको पता है रशिया है और फिर दो इसके अलावा चाइना बहुत बड़ा कंट्री है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंट्रीज कंपैरेटिवली साइज में इतने बड़े नहीं हैं। तो नंबर ऑफ कंट्रीज जो है इसके सबसे ज्यादा है दैट इज 54। तो नंबर ऑफ कंट्रीज के लिहाज से ये पहले नंबर पे आता है, लेकिन साइज के लिहाज से ये दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर दुनिया का जो ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है जहाँ सबसे कम बारिशें होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो अफ्रीका है। ये चारों हेमिस्फीयर्स में लोकेटेड है। चारों हेमिस्फीयर्स यहाँ पे आप देखें ये इक्वेटर की लाइन है। तो सॉरी ये इक्वेटर की लाइन है। ये जो इक्वेटर की लाइन है ये दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। और ये जो है ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है जो दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इसकी राइट साइड पे ईस्ट है और इसकी लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। तो आप कह सकते हैं कि जो अफ्रीका है ये ईस्ट, इधर ये वेस्ट, ऊपर ये नॉर्थ और इसके नीचे साउथ। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों हेमिस्फीयर्स के अंदर लोकेटेड है। यहाँ जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रिच कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा आइलैंड ईस्टर्न साइड पे अगर आप देखें तो ये है मेडागास्कर। और भी आइलैंड्स हैं लाइक ये ऊपर इसके शायल्स है, लेकिन वो साइज में क्योंकि छोटा है इससे, तो इसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है दैट इज मेडागास्कर। और यहाँ पे एक और भी है मॉरिशियस के नाम से, ये भी एक कंट्री है।
लागोस ये नाइजीरिया का शहर है, और ये एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन ये अफ्रीका का सबसे बड़ा सिटी है, लागोस, नाइजीरिया में। ये मेडागास्कर है, और इसके साथ ये अफ्रीका का मेन लैंड है, और ये है मोजम्बिक। अब मोजम्बिक और मेडागास्कर के दरमियान ये जो फ्लो ऑफ वाटर है, इसको बच्चों कहते हैं मोजम्बिक चैनल। मोजम्बिक चैनल। अब चैनल जो है ना, ये आप समझ लें कि कैनाल से मिलती जुलती टर्म है। जितनी भी कैनाल्स आप देखते हैं, नहर, ये कंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमंस होती है। तो वो छोटे वाटरवेज जो कि कंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमंस हो, तो उनको हम कहते हैं ये कैनाल्स हैं। लेकिन अगर वो नेचुरली फ्लो ऑफ वाटर हो, तो फिर उसको कहा जाता है कैनाल्स। तो ये मोजाम्बिक, सॉरी, अगर वो नेचुरली फ्लो कर रहा हो तो उसको कहा जाता है चैनल। तो ये जो वाटरवे है बिटवीन मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, इट इज कॉल्ड मोजाम्बिक चैनल। ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है। प्राइम मेरिडियन ये वो लाइन है जहां से दुनिया का टाइम स्टार्ट होता है। तो यूके के अंदर इसको बेस माना जाता है कि यूके का जो कस्बा है ग्रीनिच, वो दुनिया का मरकज है। लेकिन इस लाइन पे आने वाले जितने भी एरियाज हैं वो सारे ही मरकज माने जा सकते हैं दुनिया के, क्योंकि यूके दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर था। तो इसी वजह से यूके का वो इलाका जो है वो मशहूर है। बाकी इलाकों के नाम हमें नहीं पता। तो हमें इन कंट्रीज को याद रखना होता है, वो कंट्रीज जो कि मेरिडियन के ऊपर लोकेटेड हो या इक्वेटर की लाइन के ऊपर लोकेटेड हो। तो ये तीन कंट्रीज ऐसे हैं जो कि प्राइम मेरिडियन के ऊपर लोकेटेड है। इनका ताल्लुक है यूरोप से, यूके, फ्रांस एंड स्पेन। और पांच कंट्रीज हैं जिनका ताल्लुक है अफ्रीका से, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो और घाना। तो टोटल आठ कंट्रीज हैं जो कि प्राइम मेरिडियन पे लोकेटेड हैं। इनमें से तीन का ताल्लुक जो है वो यूरोप से है, और पांच का ताल्लुक अफ्रीका से है। फिर अफ्रीकन मैप की बिल्कुल साउथ पे अगर आप आ जाए, तो यहाँ पे ये देखें, ये लैंड है जो कि पानी के अंदर जरा जरा आगे तक चला जाता है। तो ये मल्टीपल इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखें तो इनकी तीन साइडें जो हैं वो खुश्की से कवर्ड होती हैं, और एक साइड जो है, सॉरी, एनीवेज, सॉरी, मुझे ना आज माइग्रेन है, तो थोड़ा सा आपको शायद डिस्टरबेंस फील हो। फ्लो जो है क्लास का वो उस तरह से ना चल रहा हो। तो इसका जो सबसे सदर्न पॉइंट है ना अफ्रीका का, दैट इज केप एगुलास। केप एगुलास जो है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। फिर ये और तीन केप्स हैं, केप ऑफ द गुड होप, केप पॉइंट, केप हैंडग्लिप। ये भी सारे साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। और यहाँ पे एक सिटी भी है केप टाउन के नाम से। केप ऑफ द गुड होप, ये नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसका जो पहला नाम था बच्चों, वो था केप ऑफ द बैड। यहाँ पे जब अंग्रेज पहुंचे, यूरोपियंस जब यहाँ पे पहुंचे, तो वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे। और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट था वो भी उनको सूट नहीं कर रहा था। तो इसका नाम जो था वो केप ऑफ द बैड होप रखा गया, लेकिन बाद में फिर इसको चेंज करके केप ऑफ द गुड होप कर दिया गया। ये बच्चों असवान डैम है, इजिप्ट का। ये कई बार आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। असवान बेसिकली एक सिटी का नाम है, और रिवर नाइल के ऊपर एक डैम बनाया गया, वो असवान डैम कहलाता है, इस असवान सिटी के पास है। और क्योंकि इस डैम की वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है।
क्योंकि इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इजिप्ट के पास पैसा नहीं था। जब उसने फाइनेंसर से पैसा मांगा तो जो फाइनेंसर्स थे उन्होंने पैसा दिया नहीं। तो अल्टीमेटली जमाल अब्दुल नासिर जो है, क्योंकि मिस्र के साथ उस वक्त इसराइल, जो मिस्र की एंटी इसराइल पॉलिसी थी उसकी वजह से वेस्ट मिस्र के खिलाफ हो गया था। तो जमाल अब्दुल नासिर ने उस टाइम फिर सोचा कि इस पॉइंट को क्यों ना यूज किया जाए। तो उसने सुइस कैनाल को, इस पे कब्जा कर लिया, फ्रांस के पास थी। तो उसने इस पे कब्जा कर लिया, नेशनलाइज कर लिया इसको। तो ये सारा इशू जो है वो क्रिएट, उसने कहा मैं ये पैसा जो है वो इस सुइस कैनाल से पूरा कर लूंगा। तो ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से होती है? एसवान डैम से होती है। तो इसलिए एसवान डैम जो है ये एग्जाम में आ जाता है। और ये लक्सर, ये भी इजिप्ट का सिटी है। एंड कैरो, ये तो कैपिटल है इजिप्ट का। ये वो नॉर्थर्न पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर गुजर रहा है। इसकी ईस्टर्न साइड पे अगर आप देखें तो मेडिटेरियन सी है, वेस्टर्न साइड पे देखें तो अटलांटिक ओशन है। और ये स्ट्रेट क्या कर रही है? दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ना बच्चों, ये ब्रिटिश की है। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ना, ये अभी भी इसको ब्रिटेन कंट्रोल करता है। और ये जो जिब्राल्टर का इलाका आपको नजर आ रहा है, बेसिकली यहाँ नॉर्थ में आपको ऊपर मैप में नजर आ रहा है स्पेन और पुर्तगाल के दो कंट्रीज हैं। और ये वाला जो एरिया है जो कि कनेक्ट कर रहा है अफगान इसके साथ, अफ्रीका के साथ, बिल्कुल कनेक्ट तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये रीजन तो सारा स्पेन से बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी ये जो जिब्राल्टर की स्ट्रेट है, इसको कंट्रोल करता है, इसको ब्रिटेन कंट्रोल करता है। और ये जो जिब्राल्टर का इलाका है ये भी ब्रिटेन का है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक जगह है स्यूटा, ये एग्जाम में आ जाती है। स्यूटा जो है ये अफ्रीका में, लेकिन ये किसकी मलकियत है? ये स्पेन की मलकियत है। स्यूटा है तो अफ्रीका में, लेकिन ये किसकी मलकियत है? ये स्पेन की मलकियत है। ये बच्चों स्विस कैनाल है, ऊपर मेडिटेरियन सी है, नीचे रेड सी है। और ये स्विस कैनाल यहाँ पे एक नहर बना के इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। ये किसने बनाई थी? ये कब बनाई थी? ये 1869 में बनी थी। 10 साल लगे थे इसको बनाने में। और ये किसका आइडिया था? इसको बनाने वाले कौन थे? इजिप्ट जो है ये फ्रांस की कॉलोनी थी, तो ये बनाने वाले फ्रेंच थे। अब इसको बनाने के बाद, इसको जब बनाया गया तो तब ये देखा गया कि इस रास्ते में वैसे ही बहुत सारी लेक्स आती थी। तो लेक्स आपको पता है वो वाटर बॉडीज होती हैं, तो इन सबको कनेक्ट करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो 10 साल में ये जो इतनी लंबी 193 किलोमीटर की ये जो कैनाल है ये बना ली गई। और फिर उसके बाद इसको फिर नेशनलाइज किया था जमाल अब्दुल नासिर ने, मैंने आपको बताया 1956। तो इसका साल आपने याद रखना है, कंस्ट्रक्शन का साल भी आपने याद रखना है, 1869। एक्सक्यूज मी। तो बच्चों हम बात क्योंकि मिस्र की कर रहे हैं, तो मिस्र के अंदर जामिउल अजहर जो है ये भी लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? कैरो में लोकेटेड है। और इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है। और ये कब बनाया गया था? 972 में बनाया गया था। फिर तहरीर स्क्वायर, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो तहरीर स्क्वायर के ऊपर लोकेटेड है? जी बच्चों बता सकते हैं कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस जो है वो तहरीर स्क्वायर पे लोकेटेड है? यार हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो काइंडली डेली जो हम पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ तैयार कर लिया करें। अरब लीग का ऑफिस मैंने आपको बताया था तहरीर स्क्वायर के साथ लोकेटेड है। तहरीर स्क्वायर को मार्टायर स्क्वायर भी कहते हैं,
और एक पर्सनैलिटी है हुस्नी मुबारक, बस आपने याद रखना है कि ये एक डिक्टेटर था और इसका ताल्लुक जो है वो इजिप्ट से था। अरब स्प्रिंग, आगे चल के हम पढ़ेंगे अरब स्प्रिंग को, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। अरब स्प्रिंग जो है जब सीरिया को पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था। तो अरब स्प्रिंग का जो इफेक्ट है वो लीबिया में भी पहुंचा था, सॉरी इजिप्ट में भी पहुंचा था। और ये जो हुस्नी मुबारक की हुकूमत है इसको टॉपल कर दिया गया था। हुस्नी मुबारक की हुकूमत खत्म होने के बाद 2011 में इसकी हुकूमत खत्म हुई। हुस्नी मुबारक की जो डेथ है ये 2020 में हुई थी। और इसकी हुकूमत खत्म होने के बाद जो हुकूमत थी, मतलब इलेक्शंस वहां पे हुए और इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बनी वो मोहम्मद अल मुर्सी की हुकूमत बनी थी। अल मुर्सी की हुकूमत बनी लेकिन ये ज्यादा अर्सा चल नहीं सकी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम अखवानुल मुस्लिमीन है। अखवानुल मुस्लिमीन को आप ये समझ लें कि ये इजिप्ट के अंदर इट इज सेम लाइक जमात इस्लामी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये जो अल मुर्सी की हुकूमत है ये ज्यादा अर्सा चल नहीं सकी, क्योंकि इन्होंने इसराइल को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी। तो अल्टीमेटली एक कू जो है दैट वाज सपोर्टेड बाय यूएस, और ये कू जो है ये करने वाले का नाम अल सीसी है। अल सीसी ने 2013 में इनके खिलाफ कू किया और हुकूमत संभाल ली। फिर 2014 से ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं और अब तक यही इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। और ये जो अल मोर्सी हैं, अलबत्ता इनको हैंग कर दिया गया था 2019 में। और ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे। नाइल बच्चों, ये देखें, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये बहुत सारे कंट्रीज से होता हुआ युगांडा, साउथ सूडान, सूडान एंड अल्टीमेटली इसका जो एंड है वो हो रहा है जाके इजिप्ट में। अब इतने सारे कंट्रीज से ये फ्लो करता हुआ जाता है, लेकिन हम जस्ट इजिप्ट के साथ इसका क्यों एसोसिएट करते हैं? अच्छा, इधर एक और चीज भी नोट करें। इधर से एक दरिया जो है वो लेक ताना से स्टार्ट हो रहा है, इथोपिया से। इधर एक और रिवर जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम लेक विक्टोरिया। ये जाता है यहाँ पे जाके, ये दोनों दरिया जो है ये आपस में मिल जाते हैं। ये कहाँ मिल रहे हैं? ये सूडान का जो कैपिटल है खर्तूम, वहां पे जाके मिल रहे हैं। ये जो लेक ताना से स्टार्ट हो रहा है ये कहलाता है ब्लू नाइल, ब्लू नाइल। और ये जो कि विक्टोरिया से स्टार्ट हो रहा है इसको कहा जाता है वाइट नाइल। और ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं और फिर इससे आगे ये सिंगल दरिया जो है वो बहता है। तो जो दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी तहजीब थी ना, वो यहाँ पे मिस्र में आबाद हुई थी, रिवर नाइल के आसपास, काहिरा। और फिर काहिरा के साथ इधर और भी सिटीज हैं। अगर आप इस टाइम जो है इस इजिप्ट को देखें गूगल अर्थ के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये सारा इजिप्ट जो है ये डार्क है। अभी अगर वहां पे जब रात का टाइम होगा तो आप देखेंगे ये सारा इजिप्ट जो है ये डार्क है। सिर्फ ये जो रिवर नाइल है इसके साथ साथ जो है ये बहुत ज्यादा रोशनी है। तो जो इजिप्ट है वो सारा आबाद ही रिवर रिवर नाइल के किनारे पर ही है। और इनकी एग्रीकल्चर वगैरह वो सारा इसी पे डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पे जो ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो सारी इजिप्ट में पाई जाती हैं। यहीं पे वो फिरौन थे, फिरौनों के वो जो पैरामिड्स हैं वो थे। तो और ये खत्म कहाँ पे जाके हो रहा है? ये देखिए कायरा, कायरा के साथ जो है जैसे दरिया सिंध जो है, इंडस रिवर जो है वो सिंध में जाके डेल्टा बनाता है। तो ये जो रिवर है ये काहिरा के पास जाके डेल्टा बना रहा है, मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड। और फिर ऊपर जाके आप देखें तो यहाँ पे एक और सिटी है अलेक्जेंड्रिया के नाम से। तो ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अलेक्जेंड्रिया पूछा जाता है, अलेक्जेंड्रिया किस कंट्री की सी पोर्ट है? तो ये इजिप्ट की सी पोर्ट है। और अलेक्जेंड्रिया जो है ये सिकंदर आजम के हवाले से पहचाना जाता है। सिकंदर आजम कहाँ पे दफन है? सिकंदर आजम जो है वो अलेक्जेंड्रिया में दफन है। उसकी डेथ जो है वो इराक में हुई थी। और उसको
पहले उधर इराक में दफनाया गया, लेकिन फिर बाद में उसको अलेक्जेंड्रिया में दफन किया गया। ये आ गया बच्चों लेक विक्टोरिया। हमने लेक बेकाल को पढ़ा था, द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी लेक है ये मैंने आपको नहीं बताया था। वो हम जब अमेरिका को पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे लेक सुपीरियर को। लेक सुपीरियर अमेरिका में है और वो एरिया के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। और लेक विक्टोरिया जो है ये एरिया के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी लेक है। तो एक तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है, दूसरा रिवर नाइल का ये सोर्स है, उस हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि लेक विक्टोरिया कहाँ पे लोकेटेड है। वैसे तो ये 3 कंट्रीज के दरमियान लोकेटेड है, युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। लेकिन अगर हमसे कोई एक ऑप्शन पूछा जाए तो हम फिर बताएंगे तंजानिया। अफ्रीका की जो अक्सर चीजें हैं, लेक्स हैं या माउंटेन्स हैं, तो अगर आपको ना पता हो तो आप तंजानिया को टिक कर सकते हैं। विक्टोरिया लेक है तो इसका नाम जो है वो मलका विक्टोरिया के नाम पे है। विक्टोरिया कौन थी? ये ब्रिटिश क्वीन है फ्रॉम 1837 अप टू 1901। जब हिंदुस्तान कॉलोनाइज हुआ था तो यही वहाँ की बरतानिया की मलका थी। तो पहली जो ब्रिटिश मोनार्क थी सब कॉन्टिनेंट की, वो यही है, मलका विक्टोरिया। और फिर इनके बाद एक और फीमेल ने रूल किया था। इनकी हुकूमत तो 64 ईयर्स तक रही। तो बाद में जो आई दैट वाज एलिजाबेथ 2। और एलिजाबेथ 2 जो हैं, इन्होंने फ्रॉम 1952 एंड अप टू 2022 70 साल तक इन्होंने हुकूमत की। और फिर जो एलिजाबेथ 1 है वो भी एग्जाम में आ जाती हैं। और ये पूछा जाता है कि वो किसकी कंटेम्परेरी है, मतलब उसके टाइम पे हिंदुस्तान का बादशाह कौन था। तो अकबर जो है वो कंटेम्परेरी है एलिजाबेथ 2 का। और ये हुकूमत संभाल रही है जो क्वीन विक्टोरिया है 1837 में, और जो बहादुर शाह जफर है वो भी हुकूमत संभाल रहा है 1837। फिर बच्चों एक और लेक है, लेक तांजिया नाइके। अब ये लेक है तांजिया नाइके, देखें ये कितनी बड़ी लेक है। ये यहाँ स्टार्ट हो रही है जैम्बिया से और ये चल रही है, और ये जैम्बिया और तंजानिया इन दोनों के दरमियान चल रही है मुसलसल। जी, एलिजाबेथ 1 वाज कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। और ये सारा बॉर्डर कवर करने के बाद ये ऊपर जाके बुरुंडी के पास खत्म हो रही है। तो जाम्बिया क्लेम करता है कि लेक तांजिया नाइके जो है ये इट बिलोंग्स टू जाम्बिया, और तंजानिया जो है वो क्लेम करता है कि इट बिलोंग्स टू तंजानिया। हमने किसको याद रखना है, इसका ज्यादातर जो है लेंथ वो लोकेटेड है विद तंजानिया, तो हम तंजानिया का जो क्लेम है उसको ठीक मानेंगे। ये दुनिया की वॉल्यूम के लिहाज से दूसरी बड़ी लेक है। वॉल्यूम के लिहाज से हमने देखा बेकाल जो है वो सबसे बड़ी है, और जो दूसरी सबसे बड़ी है दैट इज लेक तांजिया नाइके। तो दुनिया की अफ्रीका जो है ये दुनिया का एरिया के लिहाज से दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, वॉल्यूम के सॉरी पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो भी यहाँ पाई जाती है, लेक विक्टोरिया। और दूसरी सबसे बड़ी जो लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेक तांजिया नाइके, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। और ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड है? ये तंजानिया में लोकेटेड है। फिर तंजानिया में बच्चों ये किलिमंजारो पीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। तो इसका लोकेशन जस्ट पूछी जाती है, लोकेशन इसकी क्या है? ये भी तंजानिया में ही है। तो 2 लेक्स हमने डिस्कस करनी, तंजानिया में लोकेटेड है। अब हम एक माउंटेन को डिस्कस कर रहे हैं, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? तंजानिया में लोकेटेड है। तो ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, और इसकी हाइट जो है वो तो खैर हम आपने याद नहीं रखनी, 5895 मीटर्स है। तो किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में लोकेटेड है और अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन मानी जाती है। ये बच्चों सहारा डेजर्ट है, 13 कंट्रीज को कवर कर रहा है, और ये अफ्रीका की नॉर्थ में लोकेटेड है।
ये देखें, ये एक लाइन है जो मैंने आपको बताया, इक्वेटर की लाइन है, और ये एक रिवर है जो यहाँ से बल्कि इधर से शुरू हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आके इसने इक्वेटर को क्रॉस किया और फिर ऊपर से घूम के आ रहा है, इधर आकर दोबारा इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिवर है जिसने जो इक्वेटर को ट्वाइस क्रॉस करता है। तो ये रिवर जो है, ये कॉन्गो रिवर है। और ये लेक विक्टोरिया को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इक्वेटर के किनारे पे लोकेटेड है। सबसे लंबा जो पहाड़ी रेंज है इसका, दैट इज एटलस माउंटेन्स, जो कि इसके नॉर्थ में लोकेटेड है। टिम्बकटू, ये एक कंट्री है जिसका नाम है माली, अफ्रीकन कंट्री है। इसका एक सिटी है टिम्बकटू, जो कि जादू के हवाले से जाना जाता है। तो बस आपने टिम्बकटू की लोकेशन याद रखनी है, ये माली का एक सिटी है। अफ्रीका का जो लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज अल्जीरिया। जबकि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो है, नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री। तो इन टर्म्स ऑफ अल्जीरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया अल्जीरिया, और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नाइजीरिया। और जो सबसे छोटा कंट्री है अफ्रीका का, वो इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन, वो मैंने आपको दिखाया था मेडागास्कर के साथ, और इसका नाम है शायल्स। सेशल्स कह लें आप इसको, या शायल्स। अफ्रीका में ये जो इस तरह के ग्रास लैंड्स हैं, हमने इससे पहले एशिया को डिस्कस किया था कि उसको स्टेपीज कहते हैं, और जो अफ्रीकन ग्रास लैंड्स हैं इनको कहते हैं सवाना। SAVANNA, सवाना। ये बच्चों एक रीजन है विच इज कॉल्ड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, इसमें मल्टीपल कंट्रीज हैं। इथोपिया है, सोमालिया है, केनिया, युगांडा, सूडान, इरिट्रिया वगैरह। तो बिल्कुल टिप पे कौन सा कंट्री है? जिबूती और सोमालिया है। और उसके बाद इथोपिया। इथोपिया जो है, ये वही कंट्री है जिसको हबशा कहा जाता है, जहाँ पे नजाशी हुकूमत करता था, जिसको एबिसीनिया या हबशा भी कहा जाता है, जहाँ पे मुसलमानों ने 2 बार माइग्रेट किया था। टिग्रे, ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन दिनों। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये इसी रीजन में लोकेटेड है। तो बच्चों, टिग्रे जो है, ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इथोपिया से बिलोंग करती है। बस आपने ये याद रखना है ये कहाँ से है, ये इथोपियन मूवमेंट है। फिर हरकत अल शबाब, ये भी एक वायलेंट ग्रुप है। इसको अल शबाब इन शॉर्ट कहते हैं। एग्जाम में भी ये शबाब के नाम से आता है कि शबाब नाम की जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पे काम करती है? तो ये इसी सोमालिया में ही काम कर रही है। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कब से एक्टिव है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि सोमालिया से बिलोंग करती है अल शबाब। जबकि बोको हराम, ये भी एग्जाम में आती है, इसका ताल्लुक नाइजीरिया से है। ये भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी इस्लामिस्ट ग्रुप है। और 2014 में इन्होंने स्कूल की गर्ल्स को किडनैप किया था, 276 थी ये। और फिर कहा था कि ये भी एक तरह से जिहाद करेंगी, तो इनकी फिर शादियां कर दी गई मुजाहिदीन के साथ। तो वहां से ये जो मूवमेंट थी ये बदनाम हुई थी। लेकिन उनका जो मेन मकसद था वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आना था, तो इंटरनेशनल मीडिया ने वहीं से इसको पिक किया था। तो आपने शबाब और बोको हराम, इन दोनों को याद रखना है कि शबाब बिलोंग्स टू सोमालिया एंड बोको हराम बिलोंग्स टू नाइजीरिया। और टिग्रे, ये प्रीवियसली तो एग्जाम में नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि ये अब रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो इसलिए तो ये हमारे लिए करंट अफेयर है, तो इसका एग्जाम में आना जो है दैट वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड बच्चों, स्वाजीलैंड ये अफ्रीकन कंट्री है। और स्वाजीलैंड का जो मौजूदा नाम है वो है किंगडम ऑफ
इस्वातिनी। नाम इनको चेंज करना पड़ा क्योंकि स्वाजीलैंड का बादशाह जो है वो कंफ्यूज होता था। वो जब भी कहीं पे जाता तो इवन यहाँ के जो पीपल थे वो भी जाके जब अपना इंट्रोडक्शन कहीं पे करवाते तो वो बताते कि हम स्वाजीलैंड से आए हैं। तो मोस्टली लोगों को स्वाजीलैंड का नहीं पता, लेकिन स्विट्जरलैंड का दुनिया को पता होता है। तो लोग इसको जो है ना कंफ्यूज करते थे विद स्विट्जरलैंड। तो यही वजह कि इनको इसका नाम चेंज करना पड़ा। और इसका जो नया नाम है दैट इज किंगडम ऑफ इस्वातिनी। अच्छा बच्चों, ओशंस के हवाले से क्वेश्चन किया था एक बच्ची ने। तो वैसे ओशंस को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो जो आपको ओशंस के हवाले से क्वेश्चन था ना, इसको हम तब देख लेंगे। ओशंस की कोई ऐसे प्रैक्टिकल बाउंड्रीज नहीं होती। सिर्फ एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट से मान लिया जाता है कि इससे ईस्ट में जो है वो एक सर्टन ओशन है, उसकी वेस्ट साइड पे एक सर्टन ओशन। जैसे कंट्रीज की बाउंड्रीज होती है तो इस तरह से ओशंस की कोई जो है ना विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती। बाकी जब हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम एक लेक्चर जो है हमारा वो ओशंस के हवाले से होगा। वो थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है तो मैंने इसलिए उससे स्टार्ट नहीं लिया कि आप लोग शुरू से ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने इतनी मुश्किल मुश्किल टर्म्स जो है हम हमारे साथ वो बोलना शुरू कर दिए। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे हमने एंड किया था। मैंने आपको बताया था कि स्वाजीलैंड के नाम से एक कंट्री, और इसका नाम क्योंकि कंफ्यूज होता था स्विट्जरलैंड के साथ, तो इसलिए यहाँ का जो मोनार्क था उसने इसका नाम चेंज करके इस्वातिनी रख दिया। इस्वातिनी जो है ये लोकल लैंग्वेज में जो स्वाजीलैंड के रहने वाले होते हैं उनको कहते हैं। तो मतलब इसका स्वाजीलैंड ही है, लेकिन अब ये लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो गया है। ये वो एटलस माउंटेन्स हैं। ये अल्जीरिया और मराकश इसमें आती हैं। जो स्पेन के साथ बाउंड्री टच होती है ये मराकश की होती है। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे इनको बर्बर्स और मूर्स कहते थे। मराकश के जो रहने वाले हैं इनको बर्बर्स एंड मूर्स कहते थे। और ये वो पहला कंट्री है, पहला मुस्लिम कंट्री है जिसने सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ बुर्का के ऊपर पाबंदी लगाई है। मराकश का कैपिटल है बच्चों रबात। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC, इसका जो पहला इजलास हुआ था वो 1969 में मराकश के शहर रबात में हुआ। मराकश का एक सिटी है, मतलब मोरक्को इसका इंग्लिश में नाम है और जो इसका अरेबिक मीनिंग बनता है वो मराकश बनता है। तो मोरक्को का एक सिटी है जिसका नाम मराकश है। और फिर कासा ब्लांका, ये एग्जाम में आता रहता है। कासा ब्लांका कहाँ की सी पोर्ट है ये पूछा जाता है, तो ये मराकश की सी पोर्ट है। कासा ब्लांका ये आपने याद रखना है मराकश के हवाले से। रबात को याद रखना है कि रबात इसका कैपिटल भी है, और जो OIC का पहला इजलास हुआ था वो यहीं पे हुआ था। और दूसरा इजलास भी उसके बाद लाहौर में हुआ था। और फिर यहाँ पे देखें ये कंट्री है ट्यूनिस, तुनिजिया। तुनिजिया का कैपिटल है ट्यूनिस। तुनिजिया का हम इस पे डिस्कशन हमने सीरिया के जो पढ़ रहे थे तभी की थी कि तुनिजिया इस हवाले से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अरब स्प्रिंग जो कि 2010 में शुरू हुई थी वो तुनिजिया से ही स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे हुकूमत थी जैनुल आबदीन की। और ये बहुत अरसे से यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद इसको भी कोई 30 के करीब साल हो गए थे। तो इसको फिर सक्सेसफुली टॉपल किया गया। ये एक सिटी है जिसका नाम है रिमादा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर बच्चों ये है लीबिया का शहर, लीबिया का कंट्री। करंटली लीबिया के अंदर आपको पता है सिविल वार चल रही है। सिविल वार चल रही है लीबिया के अंदर। लीबिया में इसका एक फेमस सिटी है बिनगाजी। ये एग्जाम में आता है।
बेनगाजी जो है, यहाँ पर 2012 में अमेरिकन एम्बेसडर को कत्ल किया गया था। 2012 में अंसारुल शरिया के नाम से एक जिहादी तंजीम ने अमेरिकन एम्बेसडर को कत्ल किया था, और इसका नाम जो है ये बहुत अरसे तक एग्जाम में आता रहा, क्रिस्टोफर स्टीवंस। इसका नाम भी आता रहेगा। तो अब तक दुनिया में टोटल 8 यूएस एम्बेसडर्स जो हैं, वो जब वो एम्बेसडर्स थे तो उनको कत्ल किया गया। फिर लीबिया का ही एक सिटी है, इसकी एक प्लेस है अल अजीजिया के नाम से। तो अल अजीजिया को द हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है। वैसे अब कुवैत का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये सहारा के अंदर है, एक प्लेस है अल अजीजिया, तो उसको हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है। और फिर यहाँ पे देखें आप, एक और सिटी है जिसका नाम है अल जाविया, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बेनगाजी, अल जाविया और अल अजीजिया। तो हुस्नी मुबारक को हमने पढ़ा, उसका ताल्लुक इजिप्ट से था। और मोहम्मद कजाफी, इसके नाम पे मुल्तान में भी एक चौक है कजाफी चौक के नाम से। तो इसका ताल्लुक कहाँ से था? इसका ताल्लुक लिबिया से था। ये भी एक डिक्टेटर था, और इसने भी वहां पे कोई 42 ईयर्स तक हुकूमत की। लेकिन अल्टीमेटली 2011 में अरब स्प्रिंग में इसको कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद कजाफी जो है ये कत्ल हुआ था, जबकि हुस्नी मुबारक की हुकूमत उससे छीन ली गई थी। तो इसको निकालने के बाद एक्चुअली अमेरिका ने तब वेपन्स दिए यहाँ के लोकल्स को, ताकि वो टॉपल कर सकें कजाफी को। लेकिन उन लोगों ने जब कजाफी को टॉपल कर दिया, तो उसके बाद वो एक मतलब वहां पे मल्टीपल प्राइवेट मिलिशियाज बन गए। हुकूमत ने इनको मैनेज करने के लिए ये किया कि इन मिलिशिया से कहा कि आप लोग जो है ना, अपने बंदों को, जैसे यहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों को ऑफर की जाती है, तो अगर कोई शख्स जो है वो मिलिशिया का सरेंडर करवाएगा तो हम उसको इतने पैसे देंगे। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जिनकी मिलिशियाज नहीं भी थी, उन लोगों ने भी मिलिशियाज बना ली कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, कि हमने जाना है, हमने बयान देना है और वेपन देना है, और उसके बदले इतने पैसे मिल जाएंगे। तो वहां पे इस पॉलिसी का जो है ना वो उल्टा इफेक्ट हुआ, और मजीद ज्यादा जो है वेपनाइजेशन शुरू हो गई लिबिया की। इस वक्त लिबिया में मल्टीपल ग्रुप्स जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो नेशनल आर्मी जो है वो, और फिर इनकी जो एक पैरामिलिट्री फोर्स थी रेंजर्स टाइप की, वो ये आपस में लड़ रहे हैं। मेन ये दो है, लेकिन इसके अलावा और भी वहां पे ग्रुप्स हैं जो कि लड़ रहे हैं। फिर बच्चों, अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है मोरितानिया। तो दुनिया में 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इस्लामिक रिपब्लिक्स कहलाते हैं। सबसे पुराना इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, 1956 में बना था। दूसरा जो है वो ईरान है, शायद ये 79 में बना हो। और तीसरा जो है वो मोरितानिया है। तो ये 3 इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं दुनिया में। फिर बच्चों, ये है गिनी। गिनी को, इसके साथ ये जो कोस्ट है, इसको कहा जाता है द वाइट मैन्स ग्रेव। इस साइड पर, क्योंकि ये लाइबेरिया है, लाइबेरिया मैंने आपको बताया ये फ्री रहा, और इस साइड पे जो बाकी इलाके हैं, यहाँ पे ज्यादा कोई सेटल नहीं हो सके थे यूरोपियंस, जिसकी वजह जो है वो बहुत ज्यादा बीमारियां उनको लग जाती थी जब वो यहाँ पे आते थे, और उनकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती थी। तो इस रीजन को इसलिए कहा जाता है द वाइट मैन्स ग्रेव। यहाँ पे देखें बच्चों, एक कंट्री है विच इज कॉल्ड लेसोथो। ये ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, लेसोथो। लेसोथो का अगर आप मैप पे देखें तो ये उसके बाहर एक कंट्री है विच इज साउथ अफ्रीका। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और कंट्री है जिसका नाम है स्वाजीलैंड, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। स्वाजीलैंड की अगर आप ईस्टर्न साइड पे देखें, तो ईस्टर्न साइड पे स्वाजीलैंड को मोजाम्बिक का कंट्री लग रहा है।
बाकी जो इसकी तीन साइडें हैं, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, उसमें एक कंट्री लग रहा है साउथ अफ्रीका। तो दो कंट्रीज की बाउंड्री जो है ना वो स्वाजीलैंड के साथ लग रही है। लेकिन अगर आप देखें लेसोथो को, तो लेसोथो की चारों साइडों पे एक ही कंट्री लोकेटेड है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों साइडों पर एक ही कंट्री लोकेटेड है, दैट इज साउथ अफ्रीका। तो ऐसा कंट्री जो कि चारों साइडों से एक ही कंट्री के अंदर घिरा हुआ हो, उसको कहते हैं इनक्लेव्ड कंट्री। तो लेसोथो एक इनक्लेव्ड कंट्री है साउथ अफ्रीका में। फिर बच्चों साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें तो ये एक रिवर है जिसका नाम है ऑरेंज रिवर। तो मैंने आपको बताया था जो कलर्स के नाम पे होते हैं रिवर्स, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये केप टाउन का सिटी मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग, डरबन, ये भी एक फेमस सिटी है इनका। ईस्ट लंदन के नाम से यहाँ पे एक शहर है। पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से एक शहर है। एलिजाबेथ आपको पता है ब्रिटिश मलका है। अब तो नहीं है, मतलब इसकी जो करंट है चार्ल्स, इसकी मदर थी वो। तो जोहानिसबर्ग है एक सिटी साउथ अफ्रीका का, और इसको कहा जाता है द सिटी ऑफ गोल्ड माइंस। यहाँ पर सोने की जो कानें हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट। और फिर यहाँ पे नामीबिया है, नामीबिया के अंदर भी एक डेजर्ट है विच इज कॉल्ड द नामीब डेजर्ट। शुरू में हमने देखा था इसको। साउथ अफ्रीकन को बच्चों प्रोटीज भी कहते हैं। साउथ अफ्रीकन टीम यहाँ पे आती है तो आपने देखा होगा उसको प्रोटीज कह के बुलाते हैं। तो प्रोटीज वहाँ का जो एक नेशनल फ्लावर है, साउथ अफ्रीका का जो नेशनल फ्लावर है दैट इज प्रोटीज। तो उसके नाम पे फिर इस नेशन को भी पुकारा जाता है। ये एक और रिवर है बच्चों, लिम्पोपो रिवर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार क्रॉस कर रहा है। कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर को दो बार क्रॉस करता है। और जो लिम्पोपो रिवर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार क्रॉस करता है। साउथ अफ्रीका के तीन कैपिटल्स हैं। साउथ अफ्रीका की 11 नेशनल लैंग्वेज है। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं वो बोलीविया की 37 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। द सिटी ऑफ गोल्ड माइंस, यस। सिटी ऑफ गोल्ड तो नहीं, सिटी ऑफ गोल्ड माइंस है। माइंस आपको पता है जमीन के नीचे होती है। गोल्ड का टाइटल अगर दिया जाए तो वो ऐसे होगा कि जैसे शायद वहां पे बिल्डिंग्स भी गोल्ड की हैं। यस, जोहानिसबर्ग। तो साउथ अफ्रीका के बच्चों तीन कैपिटल्स हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया एंड ब्लूम फाउंटेन। हुकूमत के क्योंकि तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एग्जेक्टिव, और तीसरा जो है वो जुडिशरी होता है। तो साउथ अफ्रीका ने तीनों के लिए अलग अलग कैपिटल बना दिया। तो साउथ अफ्रीका के तीन कैपिटल्स माने जाते हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूम फाउंटेन। और अगर कोई एक कैपिटल पूछा जाए तो वो प्रिटोरिया का नाम लिया जाता है। ट्यूगरा फॉल्स साउथ अफ्रीका में, ये दुनिया की दूसरी हाईएस्ट फॉल है। जो हाईएस्ट फॉल है वो एंजल फॉल है वेनेजुएला में। साउथ अमेरिका पढ़ेंगे हम आगे चल के उसको। और जो दूसरी हाईएस्ट है दैट इज द ट्यूगेला फॉल्स इन साउथ अफ्रीका। फिर साउथ अफ्रीका जो है ये प्लाटिनम का द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, प्लाटिनम का। इससे पहले हमने गोल्ड का डिस्कस किया था अगर आपको याद, चाइना की बात की थी। ये ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका। ये नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था। इसकी डेथ कब हुई? 2013 में हुई। ये
इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इसने कंट्रीब्यूशन की थी फॉर द राइट ऑफ द ब्लैक पीपल। साउथ अफ्रीका जो है, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी आइडियल है और इसका जो इन्वायरमेंट है ये बड़ा सूटेबल था, और ट्रेड के लिहाज से ये बड़ी आइडियल लोकेशन पे था। तो यहाँ पर यूरोपियंस स्टे करते थे और यहीं से फिर वो आगे इंडिया वाली साइड पे मूव करते। तो ये तो यहीं से वो लोग मूव किया करते थे इंडियन साइड पे। तो साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल हैं ये बड़े रिच है, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो ब्लैक पीपल है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। यस, ही वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी। जो गांधी का नॉन वायलेंस की थ्योरी थी उसने बहुत सारे लीडर्स को इंस्पायर किया था। तो ये भी गांधी की तरह वायलेंस पे यकीन नहीं रखता था। फिर इसने एक किताब लिखी थी आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एग्जाम में आती है। तो इसकी कोशिशों से वहां पे ना वाइट जो है ये तादाद में कम है साउथ अफ्रीका, लेकिन ये प्रिविलेज क्लास थी। ज्यादा रिसोर्सेज जो है ये इन वाइट पीपल के पास थे, तो हुकूमत भी इनके पास थी। इनके साथ स्पेशल जो है वो इनका कोटा होता था हर चीज, हर जगह पे इनकी प्लेसेस सेपरेट जो है वो फिक्स हुआ करती थी। आप ये कह सकते हैं कि इनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे, जबकि ब्लैक पीपल के लिए राइट्स नहीं होते थे। राइट्स भी सारे वाइट पीपल के लिए होते थे। तो फिर इस रजीम को कहा जाता है अपार्थाइड रजीम। ये अपार्थाइड रजीम जो है, फिर इसके खिलाफ स्ट्रगल की नेल्सन मंडेला ने, और उस स्ट्रगल की वजह से ये 28 ईयर्स तक इनको जेल काटना पड़ी, फ्रॉम 1962 एंड अप टू 1990। और फिर 1990 में इनको जेल से निकाला गया। फिर डायलॉग चलते रहे हुकूमत के साथ। अल्टीमेटली एक जो है ना नेशनल गवर्नमेंट टाइप की हुकूमत बना दी गई, जिसमें ब्लैक लोगों को भी अ, जो है वो इक्वल शेयर दिया गया। और फिर इस हुकूमत ने लॉज बनाए जिनसे वो जो स्पेशल जो है बिहेवियर था वाइट पीपल के साथ वो खत्म किया गया। तो ब्लैक एंड वाइट वाइट सबको इक्वल सिटीजन माना गया। और नेल्सन मंडेला जो है ये प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तो ये पहले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। उससे पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं होता था। इनको इनके स्ट्रगल की वजह से ये 1992 में पाकिस्तान आए थे, इनको निशाने पाकिस्तान दिया गया। 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। फिर बच्चों अफ्रीका की इस एक ऑर्गेनाइजेशन भी है विच इज कॉल्ड अफ्रीकन यूनियन। तो मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका के टोटल कंट्रीज 54 हैं, लेकिन ये जो अफ्रीकन यूनियन है इसके मेंबर्स की तादाद है 55। 55 इसलिए है कि एक मोरक्कुश का एक एरिया है सहरावी अरबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये एक ऑटोनोमस रीजन है। तो ऑटोनोमस रीजन्स मोस्टली इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाती है इनको, लेकिन ये एक ऐसा इलाका है जिसको ये अलाउ किया गया है कि ये अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मराकेश खुद भी अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है, और ये रीजन जो है ये भी अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है। तो अफ्रीकन यूनियन के जो मेंबर्स की तादाद है दैट इज 55। फिर हमें इसका हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ पे है। इथोपिया में है, एडिस अबाबा वहां पे लोकेटेड है। और ये ब्लॉक कब बनाया गया था? 2002 में बनाया गया था। इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन थी ओ ए यू के नाम से, जो कि 1963 में बनी थी, लेकिन ये कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो फिर इसी को रिवैम्प किया गया और एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई अफ्रीकन यूनियन के नाम से। तो बच्चों ये था अफ्रीका। आप मुझे बताएं अफ्रीका के हवाले से कोई क्वेश्चन है?